वेलकम टू ऑल। आई एम डॉक्टर ममता चौधरी। आज का टॉपिक है अर्ली ब्लाइट डिजीज़ ऑफ टोमेटो। यह टॉपिक एमएससी सेमेस्टर थर्ड के पेपर 14 का है। ब्लाइट का मतलब होता है नेक्रोसिस होना या उत्तक क्षय होना, और अर्ली ब्लाइट का मतलब है कि ये जो उत्तक क्षय हो रहा है ये पौधे के जो अबव ग्राउंड पार्ट है या सॉइल लाइन से ऊपर जो प्लांट पार्ट हैं टमाटर के, जैसे कि उसका तना, पिटियोल, पत्तियाँ, उनमें ये सिम्टम दिखाई देता है जल्दी, इसलिए इसको अर्ली ब्लाइट कहते हैं। अर्ली ब्लाइट इज कॉज्ड बाय ऑल्टरनेरिया सोलेनाई। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई इज problematic in tomato production areas east of the Rocky Mountains and is generally not an issue in the less humid Pacific और इंटर माउंटेन रीजन्स। ऑल्टरनेरिया सोलेनाई जो है वो डिज़ीज़ ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक वहाँ होगी जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जबकि जो लेस ह्यूमिड एरियाज़ हैं उनमें इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी कम होती है। अर्ली ब्लाइट को हम टोमेटो अर्ली ब्लाइट डिज़ीज़, कॉमनली अर्ली ब्लाइट डिज़ीज़ भी कहते हैं। और ये जो ब्लाइट डिज़ीज़ है ये टोमेटो के अलावा पोटैटो, एग प्लांट और अदर सोलेनम जो स्पीशीज़ हैं उनमें भी पाई जाती है। अगर हम अर्ली ब्लाइट डिजीज़ के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो पत्तियों पे दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हम फोलियर सिम्टम्स भी कहेंगे। और ये जो सिम्टम हैं सबसे पहले ओल्डेस्ट पत्तियां या मैच्योर पत्तियों पे एक छोटे भूरे या काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो लीफ स्पॉट्स होते हैं या धब्बे होते हैं इनका जो साइज़ है वो 1.3 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। और ये जो स्पॉट्स होते हैं इनकी ख़ास पहचान ये है कि ये कंसेंट्रिक फैशन में या अरेंजमेंट में दिखाई देते हैं। और इस स्पॉट के चारों ओर का जो एरिया होता है वो येलो कलर का होता है, जिसे हेलो भी कहते हैं। फेवरेबल कंडीशंस में जो डिफोलिएशन है लोअर लीव्स का वो बढ़ जाता है, और धीरे धीरे जो डार्क लीजन्स होते हैं वो साइज में बढ़ते हैं, और फ्रूट्स पर भी ये कंसेंट्रिक फैशन के रूप में दिखाई देते हैं। बाद में फ्रूट्स में जो ये लीजन्स होते हैं, मैच्योर लीजन्स, ये ब्लैक वेलवेटी मास के रूप में दिखाई देते हैं जो कि फंगल स्पोर्ट से बना होता है। स्टेम लीजन्स जो होते हैं यानी तने पर जो घाव उत्पन्न होंगे वो गहरे रंग के होंगे, थोड़े से धसे रहेंगे, और इनका भी जो अरेंजमेंट होगा धब्बों का वो कंसेंट्रिक फैशन ही होगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो ब्लाइट है यानी कि जो नेक्रोसिस है वो हमें कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में दिखाई दे रहा है। आप इसमें देख रहे हो कि इसमें एक जो गोला है, एक गोले के अंदर दूसरा गोला, तीसरा गोला, इस तरह से जो रिंग्स हमें कई सारी दिखाई देती हैं। इसी को ही हम कंसेंट्रिक अरेंजमेंट कहते हैं, यानी जो टारगेट बोर्ड होता है उसकी तरह बिल्कुल इसका शेप होता है। पत्ती में इस तरफ आप इस बिल्कुल क्लियर कंसेंट्रिक रिंग्स देख सकते हो। टोमेटो के अंदर जो लीजन्स होते हैं वो शुरू में तो ब्लैक एंड ब्राउनिश ब्लैक होते हैं, फिर बाद में ये एक वेलवेटी मास के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो ब्लैक जो मास दिखाई दे रहा है वो फंगल स्पोर्स की वजह से दिखाई दे रहा है। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ का जो सिस्टमैटिक पोजीशन है वो है किंगडम फंजाई, फाइलम एस्कोमाइकोटा, क्लास डोथियोमाइसिटीज, ऑर्डर प्लियोस्पोरेस, फैमिली प्लियोस्पोरेसी, जीनस ऑल्टरनेरिया एंड स्पीशीज इज सोलेनाई। The mycelium is septate and branched, hyaline in the beginning and later becomes darker in color. ऑल्टरनेरिया का जो माइसीलियम है वो शाखित होता है और पटयुक्त होता है यानी सेप्टेड होता है। शुरुआत में ये हाईलाइन या काचाव होता है और बाद में ये गहरे रंग का हो जाता है। कॉनिडिया का जो साइज है वो 12 टू 20 इंटू 122 296 माइक्रोमीटर होता है, और ये कॉनिडिया या तो सिंगल पाए जाते हैं या दो के चेन के रूप में पाए जाते हैं। कॉनिडियोफोर्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, और ये ऑप्क्लावेट या म्यूरिफॉर्म शेप के कॉनिडिया उत्पन्न करते हैं। और इन कॉनिडिया में दो तरह के सेप्टा पाए जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कॉनिडिया हॉरिजॉन्टल सेप्टा एंड वर्टिकल सेप्टा। और ये डिस्टल एंड जो होता है इनका कॉनिडिया का वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है।
Now, disease cycle and epidemiology. Infection by the fungus is most rapid under warm and wet conditions. It survives between crops in plant debris and on seed. It can also survive on volunteer tomato crops and on other cultivated and wild solanaceous plants. Early blight symptoms are most pronounced in the lower canopy. Disease severity and prevalence are highest when plants are loaded with fruits. फंगस जो ऑल्टरनेरिया सोलेनाई है, इसका जो इन्फेक्शन है वो वार्म कंडीशंस में बढ़ जाता है और इस फंगस की ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो 28 से 30 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिड कंडीशंस हैं। इसके अलावा ये जो फंगस के स्पोर्स होते हैं ये पौधे के अवशेष और सीड्स पे सर्वाइव करते हैं और इसके अलावा ये जो फंगस है ये अदर सोलिनेशियस प्लांट जैसे पोटैटो, एग प्लांट, इन पर भी सर्वाइव करती है। अर्ली ब्लाइट सिम्टम्स जो हैं वो सबसे पहले लोअर कैनोपी में दिखाई देता है, यानी जो प्लांट का जो लोअर पार्ट है उसके तने और पत्तियों पर ये सिम्टम पहले दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको अर्ली ब्लाइट सिम्टम या अर्ली ब्लाइट डिजीज़ भी कहते हैं। और इस डिज़ीज़ की सीवियरिटी जो है हाईएस्ट होती है जब प्लांट में फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है। प्लांट में इन्फेक्शन करने के लिए जो ऑल्टरनेरिया के लिए जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हैं ड्राई वार्म कंडीशंस विद इंटरमिटेंट रेन। और प्लांट का अगर विगर पुअर होगा तो ये पैथोजन और तेज़ी से ग्रोथ करेगा और इस पैथोजन की ग्रोथ के लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है वो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और अगर क्रॉप में फर्टिलाइज़र्स की कमी है तो भी ये पैथोजन तेज़ी से वृद्धि करता है क्योंकि प्लांट जो है वो ससेप्टिबल हो जाता है। Spread of disease. The conidia and the mycelium in the soil or in the debris of the affected plants can remain viable for more than 17 months. Mode of spread: primary spread by airborne conidia and secondary spread by infected plant debris. इसका जो सर्वाइवल है पैथोजन का वो कोनिडिया के रूप में और माइसिलियम के रूप में होता है सॉइल में, और ये पौधे के जो अवशेष हैं उनमें ये लगभग 17 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। प्रारंभ में जो प्राइमरी जो स्प्रेड होगा पैथोजन का वो हवा के द्वारा होगा और जो सेकेंडरी स्प्रेड होगा वो पौधे के अवशेषों में जो पैथोजन है उसके कारण होगा। डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से डिज़ीज़ को मैनेज किया जाए, इसके लिए कई सारे मेथड्स हैं जिसमें है कल्चरल मेथड्स, केमिकल मेथड्स। तो फर्स्ट हम कल्चरल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कल्चरल मेथड्स में ये होना चाहिए कि हम जो सीड्स यूज़ कर रहे हैं वो डिज़ीज़ फ्री हों या पैथोजन फ्री हों, और इसके अलावा प्लांट की विगर को या उसके ओज को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसमें जो है एडिक्वेट इरिगेशन हो, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ हो, क्योंकि फर्टिलाइज़र ज़्यादा होंगे तो डिज़ीज़ रेजिस्टेंस जो है पौधे में बढ़ेगा। इसके अलावा इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के ज़रूरी है कि इसमें रोटेशन, क्रॉप रोटेशन किया जाए और अदर जो सॉलिनेशियस क्रॉप हैं उनको ना उगाया जाए। सपोज आप प्लांट रोटेशन तो कर रहे हैं, आपने एक साल टोमेटो उगा दिया, अगले साल आपने उसमें पोटैटो उगा दिया, तो वो क्रॉप रोटेशन नहीं है क्योंकि पोटैटो भी सोलेनेसी फैमिली का है, टोमेटो भी सोलेनेसी का फैमिली का है और ये इन दोनों सोलेनेशियस ग्रुप को ही अटैक करता है ऑल्टरनेरिया। तो रोटेशन के लिए ज़रूरी है कि इसमें सोलेनेशियस क्रॉप्स को ना उगाया जाए। क्रॉप्स दैट आर मोर मैच्योर एंड एलिमिनेट वीड होस्ट। इसके अलावा प्लांट में होने वाली जो इंजरी है उसको अवॉइड करना चाहिए ताकि पैथोजन की जो एंट्री है वो उससे ना हो सके। पौधे में जो डिजीज़ सिम्टम्स आ जाते हैं अर्ली ब्लाइट के, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारे फंजीसाइड्स का यूज़ किया जा सकता है। जैसे फंजीसाइड्स है क्लोरोथैलोनिल, मैनकोज़ैब, ये जो है काफ़ी हद तक डिजीज़ को कंट्रोल करती है अगर इन फंजीसाइड्स का स्प्रे किया जाए तो। इसके अलावा और भी फंजीसाइड्स हैं जैसे कि स्ट्रोबिलुरिन, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन, पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये फंजीसाइड्स आते हैं। ये भी जो है डिजीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं।
अन्य जो मेथड है केमिकल कंट्रोल का डिजीज कंट्रोल करने के लिए, वो ये है कि जेनेप या कैप्टान जो फंजीसाइड्स है उसका 0.2% लिया जाए और इसको रिपीटेडली 15 to 20 डेज़ के डिफरेंस पे किया जाए। तो ये इससे भी जो है अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है टोमेटो की, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। डिजीज़ मैनेजमेंट करने का और भी मेथड हैं, जैसे कि हमने फंजीसाइड्स का यूज़ पढ़ा, तो इसमें और भी कई नए फंजीसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि स्ट्रोबिल्यूरिन है, ये भी जो है काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हमने रेजिस्टेंस मैनेजमेंट में हम पढ़ेंगे कि जो न्यू फंजीसाइड्स हैं इंक्लूडिंग स्ट्रोबिल्यूरिन्स, इनमें जो है एक नैरो मोड होता है एक्शन का और ये प्रोन होते हैं रेजिस्टेंस के लिए। तो इसलिए इन फंजीसाइड्स को जो है डिफरेंट ग्रुप्स में रोटेट करना चाहिए। इसके अलावा एडिक्वेट रेजिस्टेंट टू अर्ली ब्लाइट हैज़ नॉट बीन आइडेंटिफाइड इन टोमेटो कल्टीवर्स। तो जैसे कि आप इसमें सिम्टम्स देख रहे हैं डिजीज़ के, तो इसमें इसमें हमने अभी पढ़ा था कि अर्ली ब्लाइट डिजीज़ जो है, यानी कि इसमें जो सिम्टम्स हैं वो सबसे पहले जो लोअर कैनोपी है उसमें उत्पन्न होंगे, और प्लांट की लोअर कैनोपी में जो है अबव ग्राउंड से ऊपर जो उसका स्टेम है, लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनमें सबसे पहले सिम्टम्स दिखाई देंगे। और यहाँ ये ध्यान देना ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो स्पॉट्स हैं, ये हमेशा कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में ही दिखाई देते हैं। तो अर्ली ब्लाइट का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें जो स्पॉट्स हैं वो कंसेंट्रिक रिंग्स में दिखाई देंगे, और शुरू में ये जो होंगे ब्राउन कलर के होंगे, लाइट ब्राउन कलर के, बाद में ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं। तो लीव्स में जो हमें सिम्टम दिखाई दे रहा है वो डार्क कंसेंट्रिक रिंग्स के रूप में दिखाई दे रहा है। जबकि जो फ्रूट्स की बात करें, जैसे टोमेटो का फ्रूट है, तो उसमें शुरू में ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें जो स्पॉट्स होंगे वो वेलवेटी मास के रूप में चेंज हो जाता है। वो वेलवेटी मास हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि उस एरिया में जो फंगस के जो स्पोर्स हैं वो उस सतह पर हमें दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमें वेलवेटी मास का जो अपीयरेंस है वो हमें दिखाई देता है। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो नेक्रोटिक एरियाज़ हैं वो कंसेंट्रिक रिंग के रूप में दिखाई दे रहे। और अर्ली ब्लाइट के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो सीवियरिटी है वो फ्रूटिंग के टाइम ज़्यादा होती है, यानी जब पौधे में फ्रूटिंग कम्प्लीटली हो चुकी होती है, तो उस टाइम इस डिजीज़ की सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि इसमें अर्ली ब्लाइट के अंदर जो सबसे पहले जो पैथोजन है वो उसके जो सिम्टम्स हैं वो हमको लोअर कैनोपी में दिखाई देते हैं। तो इसमें हम डिजीज़ को कंट्रोल उस टाइम कर सकते हैं कि अगर लोअर कैनोपी के अंदर इसके सिम्टम्स हैं तो हम उसके जो लीव्स वगैरह हैं लोअर पार्ट में, उसको हम हटा के फेंक दें, तो डिजीज़ की जो सीवियरिटी है वो इतनी नहीं बढ़ेगी। जबकि लेट ब्लाइट के केस में क्या होगा, सीवियरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको वो पूरा पौधा ही उखाड़ के फेंकना पड़ता है। तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट में यही डिफरेंस है कि अर्ली ब्लाइट में जो है वो लोअर कैनोपी में दिखाई देगा, और लेट ब्लाइट के अंदर जो डिजीज़ सीवियरिटी है वो काफ़ी समय बाद तक भी रहती है, और अल्टीमेटली वो पूरे पौधे में ही फैल जाती है, जिसकी वजह से आपको वो जो पौधा है वो उसको उखाड़ के उसको फेंकना ही बाकी डिजीज़ को फैलने से रोकने के लिए ज़रूरी है। तो ये एपिडेमियोलॉजी हमने पढ़ा, स्प्रेड पढ़ा। यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है स्प्रेड में कि जो प्राइमरी स्प्रेड होगा वो हवा के द्वारा होगा, यानी हवा के द्वारा जो कॉनिडिया हैं वो डिजीज़ पौधे से हेल्दी पौधे पर पहुँचेंगे और डिजीज़ को फैलाएंगे। और सेकेंडरी जो स्प्रेड होगा वो जो अगर पौधे के अवशेष में कॉनिडिया जीवित हैं फंगस के, तो वो फिर नए प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और डिजीज़ मैनेजमेंट में हमने कल्चरल कंट्रोल के लिए सबसे ज़रूरी हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि
आप इसमें पैथोजन फ्री प्लांट यूज़ करें। और पौधे में वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम एडिक्वेट होनी चाहिए और फर्टिलाइज़र्स भी होने चाहिए। केमिकल कंट्रोल के लिए डिफरेंट फंजीसाइड्स कैन बी यूज्ड। So this is all about early blight disease of tomato.